हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर मोनू पर। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो ये बताते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। ठीक है, आज उन कैरेक्टर्स को हम डिटेल्स में जानेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो कैरेक्टर एग्जैक्टली बताते हैं कि ये एग्जैक्टली एक्सप्लेन करते हैं कि ये ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता है या फिर सजीवों का पाया जाता है। तो उसको बोलते हैं हम डिफाइनिंग फीचर। तो डिफाइनिंग फीचर को आज हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से डिफाइनिंग फीचर है जो बताते हैं कि ये ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। ठीक है ना, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाए जाते। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड है वो है ग्रोथ। अब आपको पता है ग्रोथ का मतलब होता है बेटा वृद्धि करना, किसी चीज में वृद्धि करना। ठीक है ना, अब आपको पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे भी होते हैं और बहुत बड़े विशालकाय भी होते हैं, जैसे हाथी जैसे हो गए, और यूनिसेलुलर जो होते हैं जैसे माइक्रो बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरियाज हो गए, माइक्रोप्लाज्मा हो गए, ये छोटे छोटे जो जीव हैं वो सब होते हैं। ठीक है ना, अब आपको पता है ग्रोथ जो होते हैं वो सब करते हैं, वृद्धि सब करते हैं, खाना सब खाते हैं और सब भी ग्रोथ करते हैं। लेकिन हम किस आधार पर ऐसे बता सकते हैं कि ग्रोथ जो होती है वो एक तरह से डिफाइनिंग फीचर होता है किसका? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। आपको एक डायग्राम बता देता हूं कि यहां पर क्या होता है, एक छोटा बेबी होता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होके एडल्ट होता है और लास्ट में जाके बुढ़ापा आ जाता है, उसके बाद में उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। अब देखिए यहां पर हम डिस्कस करेंगे, रेत का टीला आपको दिखाई दे रहा है, रेत का टीला है आपको दिखाई दे रहा। तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए छोटा एक रेत का टीला है तो यहाँ से हवा आई और यहाँ की मिट्टी उड़कर यहाँ पर पहुंच गई, तो ये एक बड़ा रेत का टीला बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, वृद्धि तो इसमें भी हो रही है, ठीक है ना, इसके भी भार में वृद्धि हो रही है, वेट में वृद्धि हो रही है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रोथ होती है वो ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाई जाती? तो यहां पर ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बेटा ग्रोथ का रियल मीनिंग क्या होता है। वो होता है इंक्रीज इन मास और नंबर ऑफ इंडिविजुअल। अगर हमारे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ रहे हैं, जैसे एक परिवार में हस्बैंड और वाइफ है, उनके संतान हो गई 4, तो वो क्या हो गया, एक तरह से ग्रोथ हो गई, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स भी बढ़ गए। ठीक है ना। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जो एक कोशिका के होते हैं, जो एक कोशिका या एक सेल से बने होते हैं, उनमें क्या होता है बेटा, वो ग्रोथ भी करते हैं तो वो डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है ना, तो उनके वेट में वृद्धि होती है और नंबर्स में भी वृद्धि होती है। ठीक है, ग्रोथ होती है, जिससे क्या होते हैं दोनों को इक्वल बना सकता है। हमारे अंदर क्या होता है, हमारा वेट अलग बढ़ता है और हमारी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म अलग बढ़ते हैं, तो वो अलग अलग प्रोसेस होती है, इसमें हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर इंक्रीज इन मास और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अगर होते हैं तो वहां पे ग्रोथ होती है। तो ये बात करना आप, और आपको मैं बताऊंगा कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ये चीज कैसे होती है। ठीक है, अभी इनरिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब एक बार जो बड़ा हो गया वो वापिस से घट नहीं सकता। ठीक है ना। अब टाइप्स देखते हैं, एक होती है इंट्रांसिंग ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ। एक इंट्रांसिंग ग्रोथ का मतलब होता है जो अंदर से वृद्धि करते हैं। हम पेड़ पौधे और जो एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो अंदर से वृद्धि करते हैं, क्योंकि हम खाना खाते हैं और डाइजेस्ट होता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है, सेल डिवाइड होती है और हम ग्रोथ करते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे टाइप की ग्रोथ होती है जो पाई जाती है प्लांट्स, एनिमल्स और लिविंग थिंग्स के अंदर पाई जाती है। उसके बाद करते हैं एक्सटर्नल ग्रोथ। ठीक है ना, स्नो माउंटेन हो गया, डेजर्ट मानी कि एक तरह से मरुस्थल हो गया, उसके बाद सैंड ड्यून्स, मतलब रेत के जो टीले होते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ये साफ साफ बता दिया गया है कि जो ग्रोथ होती है वो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी होती है, और वो क्या होती है, बाहरी पदार्थों के जमाव के कारण होता है। वो होता है बेटा एक्रीशन बोल सकते हैं उसको, या एक्सटर्नल ग्रोथ बोल सकते हो। मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल बताया, कोई भी रेत का टीला है, अगर हवा आएगी तो क्या होगा, रेत का टीला वहां पर जो मिट्टी का जमाव होता चला जाएगा, जिससे क्या वो और बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ग्रोथ उसके अंदर भी हो गई है, लेकिन यहाँ पर कैसे हुई है, बाहरी तत्वों के, बाहरी एलिमेंट्स के जमाव के कारण हुई। ठीक है ना, तो ये ग्रोथ नॉन लिविंग थिंग्स में पाई जाती है। इसका मतलब तो साफ साफ ये हो गया कि ग्रोथ को हम ऐसे डिफाइनिंग फीचर के रूप में नहीं ले सकते। और डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, डिफाइनिंग फीचर वो होता है जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं हो, कोई अपवाद ना हो, कि डिफाइनिंग फीचर का मतलब होता है ये कैरेक्टर ओनली लिविंग थिंग्स में पाया जाता है। तो हम बात करते हैं ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिकॉज नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो शो दी ग्रोथ। ओके, नॉन लिविंग थिंग्स में भी आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। ठीक है,
इन प्लांट्स इनडिटरमिनेट ग्रोथ होती है, ठीक है। प्लांट्स के और एनिमल्स के अंदर आ जाते हैं, दोनों में किस प्रकार से ग्रोथ होती है, तो प्लांट्स के अंदर होती है इनडिटरमिनेट, मतलब अनिश्चित वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, जो हम प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे या फिर प्लांट एनाटॉमी पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का क्या रोल होता है, ठीक है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं सेल डिवीजन के लिए। तो उसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट ग्रोथ होती है, मतलब कोई कंट्रोल नहीं है ग्रोथ का। तो ये होता है प्लांट्स के अंदर। आपको पता है कितने विशाल सा बरगद के पेड़ देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो इनके क्या अंदर क्या होती है बेटा, इनडिटरमिनेट ग्रोथ होती है। और हमारे अंदर निश्चित वृद्धि पाई जाती है, हम एक एज तक बढ़ते हैं, ठीक है ना। हमारी एडल्ट स्टेज आ गई मान लीजिए, ठीक है। अब एडल्ट स्टेज मतलब युवावस्था में एक एज होती है, हमारी एक स्टेज होती है, जब तक बढ़ते हैं उसके बाद में हमारा जो बॉडी का जो इंप्रूवमेंट होता है, जो बॉडी में अंदर जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट ग्रोथ। अब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को समझिए आप, तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल्स, ओके। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेम प्रोसेस होती है, ठीक है ना। तो इनको म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है ना। दोनों सेम प्रोसेस पाई जाती है यूनिसेलुलर में। और मल्टीसेलुलर जो होती है उसके अंदर क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोसेस पाई जाती है, मतलब दोनों अलग अलग प्रोसेस होती है। यहाँ पे नोट दिया गया है, ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे आगे क्लियर आ गया, क्योंकि यहाँ पे अपवाद मिल गया, यहाँ पे एक्सेप्शन मिल गया कि जो ग्रोथ होती है वो नॉन लिविंग थिंग्स में पाई जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रोथ होती है वो एक डिफाइनिंग फीचर नहीं। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? अगर आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आपका जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और मैं आपके कमेंट सेक्शन का जवाब दूंगा। आपको कमेंट का जरूर जवाब मिलेगा, आपको कोई डाउट हो तो। और किसी प्रकार का आपको क्वेश्चन हो वो आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे अगले चैप्टर्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो, ठीक है। और उससे आपकी क्लासेस मिस ना हो, ठीक है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन के बारे में अब जानते हैं कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो, मैं आपसे पूछता हूँ कमेंट सेक्शन में बताओगे कि रिप्रोडक्शन को क्या हम एज ए डिफाइनिंग फीचर बता सकते हैं, यस और नोट। अब देखते हैं इसके बारे में कि आप रिप्रोडक्शन को एज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो या फिर नहीं बोल सकते, ठीक है। तो देखिए रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन का सबसे मेन मीनिंग होता है बेटा, होता है प्रोडक्शन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल्स। 1 से 2 बनना, 2 से 3 बनना, 2 से 4 बनना, ठीक है। ये क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, ठीक है, डेफिनेटली पाया जाता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाता। लेकिन आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स दूंगा जिससे आप समझ जाओगे कि सर ये तो डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कभी भी अपनी संतान उत्पत्ति नहीं करते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स और प्रोजेनी, नए इंडिविजुअल्स का निर्माण करना और नई संतति को जन्म देना ही क्या कहता है, रिप्रोडक्शन, जनन कहलाता है, ठीक है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, दोनों एक समान होते हैं, ठीक है ना। आप देख लीजिए बिल्कुल एक समान होते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। और दूसरी चीज क्या होते हैं बेटा, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होते हैं यूनिसेलुलर, एक कोश की जो होते हैं, जो एक कोशिका से बने होते हैं, एक सेल से बने होते हैं। सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो एक सेल से जो बने होते हैं उनको बोलते हैं बेटा यूनिसेलुलर। क्या बोलते हैं बेटा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है, ठीक है। जो बहुत सारी कोशिकाओं से बने होते हैं उनको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हम, प्लांट्स, एलिमेंट्स और ह्यूमन बींग्स, ठीक है ना। ये जो होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनके जो एग्जाम्पल होते हैं। यूनिसेलुलर क्या होता है, बैक्टीरिया, एल्गी और अमीबा। इनके अंदर ग्रोथ होगी या फिर रिप्रोडक्शन होगा, दोनों में क्या होती है, सेम प्रोसेस माना जाएगा। अगर वो मान बढ़ते भी अपनी संख्या में तो उसको ग्रोथ भी मानी जाएगी और रिप्रोडक्शन भी माना जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं, देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस एनी इंडिविजुअल्स। देखिए अब क्या होता है, कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो बेचारे, हम बात कर रहे हैं कि रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर बताएं या फिर नहीं बताएं, ठीक है ना। तो डिफाइनिंग फीचर नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि आपने देखा हो कई ऐसे मानव होते हैं, फिर कई ऐसे कपल्स होते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी संतान उत्पत्ति नहीं होती है, ठीक है ना। तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उसमें वो डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते कि हर कोई संतान उत्पत्ति नहीं करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो म्यूल्स, खच्चर, गधे जो होते हैं वो कभी भी अपनी संतान उत्पत्ति नहीं करते हैं। और जो एक वर्कर मधुमक्खी होती है
वर्कर जो हमेशा शहद इकट्ठा करती है वो कभी भी अपने बच्चे पैदा नहीं करती है, ठीक है ना। उसी प्रकार इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स जो होते हैं वो भी कभी अपने बच्चे पैदा नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, रिप्रोडक्शन इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर, ये भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है। यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट होता बेशक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और आपको एग्जैक्टली मैं वहां पर आपको रिप्लाई करूंगा। अब बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है। टू टाइप्स का होता है, कि सेक्सुअल होता है, एक एसेक्सुअल होता है। सेक्सुअल में क्या होता है बेटा, सेक्सुअल में मेल और फीमेल गेमेट पार्टिसिपेट करते हैं, टू पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ओनली वन पेरेंट पार्टिसिपेट करता है, या मेल हो चाहे फीमेल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा दो पेरेंट्स होंगे, मेल और फीमेल, मेल गेमेट्स बढ़ेंगे और फीमेल गेमेट्स बढ़ेंगे। उसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट्स होता है, उसमें अलग अलग ऐसी संरचनाएं होती है, अलग अलग ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। तो देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में पाया जाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में पाया जाता है, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पे बिल्कुल आपको दिया गया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो गैमेटिक फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस आर नॉट इन्वॉल्व्ड। मतलब इसमें जो गैमेट्स बनते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स जो बनते हैं बेटा, ठीक है, वो आपस में फ्यूज नहीं होते, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि एक पेरेंट पार्टिसिपेट करता है, मेल और फीमेल गैमेट्स नहीं बनते, ना ही मियोसिस सेल डिवीजन होता है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं कैसे कौन कौन से मेथड्स है जिसके द्वारा हम बता सकते हैं कि इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, सबसे पहले स्ट्रक्चर होती है एसेक्सुअल स्पोर्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ एल्गी और फंगाई, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो बनते हैं स्पोर्स के द्वारा बनते हैं, बीजाणुओं के द्वारा बनते हैं, ठीक है, स्पोर्स होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं एल्गी में और फंगाई में। उसके बाद में बडिंग होता है बेटा, बडिंग यीस्ट और हाइड्रा में पाया जाता है, जिसको हिंदी में मुकुलन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मुकुलन बोला जाता है। तो यीस्ट में क्या होता है बेटा, ये जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर क्या होता है बेटा, एक स्ट्रक्चर पैदा होती है और ये स्ट्रक्चर क्या होती है, पेरेंट स्ट्रक्चर से अलग हो जाती है और ये भी एक अलग जीव का निर्माण कर लेती है। समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब होता है खंडन, शरीर का अलग अलग टुकड़ों में टूट जाना, ठीक है ना, अलग अलग टुकड़ों में टूट जाना, बॉडी पार्ट्स का डिवाइड हो जाना, और ईच बॉडी पार्ट जो होता है एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, बाय फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, इन फिलामेंटस एल्गी, मतलब एल्गी जो होते हैं, शैवाल जो होते हैं, एल्गी जो होते हैं, उनके अंदर फंगाई के अंदर पाया जाता है, प्रोटीनियम मॉस प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। ये ऐसे टाइप्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं जिसमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, इनकी जो पेरेंट बॉडी होती है वो डिफरेंट पार्ट्स में टूट जाती है, ठीक है, और ईच पार्ट जो होता है नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर लेता है। अब बात है ट्रू रीजनेशन, ठीक है, मोर्फोलेक्सिस टाइप होता है, और इसमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट दी लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकेम ए न्यू ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल प्लेनेरिया। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें ये होता है कि फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म जो होता है, फ्रेगमेंटेड रीजनेशन में क्या होता है कि बेटा इस शरीर का एक एक पार्ट टूट के अलग हो गया, ठीक है, टूट के अलग हो गया, और वो क्या होता है बेटा, एक तरह से उसी पार्ट्स को जो पहले वाला जो पेरेंट जीव जो होता है, पेरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके अकॉर्डिंग बन जाता है। मतलब मान लीजिए यानी एक स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ठीक है ना, और तीनों पार्ट्स क्या होते हैं बेटा, 3 अलग अलग जीव का निर्माण कर लेंगे, ये होती है रीजनरेशन। अब आते हैं बेटा रीजनरेशन जो होते हैं एफिमोर, जो एनिमल्स में देखने को मिलता है, जो हमने छिपकली देखी होगी, छिपकली कभी नीचे गिर जाती है तो उसकी पूंछ टूट जाती है, ठीक है, पूंछ टूट जाने से क्या होता है बेटा, वो जो हम पूंछ को देखने लग जाते हैं वो भग जाती है, लेकिन थोड़े दिन बाद पता चलेगा कि उसकी पूंछ वापस आ जाती है, ठीक है ना। तो वो होती है रीजनरेशन, एफिमोर्फोलेक्सिस टाइप की होती है, इज ए प्रोसेस इन विच ओनली द लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी रिपेयर्ड। अगर मान लीजिए स्टारफिश और लिजार्ड, स्टारफिश और लिजार्ड में क्या होता है बेटा, ट्रू रीजनरेशन होता है। इसका मतलब क्या होता है कि ओनली बॉडी पार्ट ही आएगा, पूरी बॉडी नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि आप छिपकली को बीच में से काट दो, उसके लगे कि इसके पिछले वाली टांगे भी आ जाएगी और आगे वाला मुंह भी आ जाएगा, ऐसा नहीं आता। उसमें कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे पूंछ हो गई और मान लीजिए फिंगर्स हो गई, ये अगर मान लीजिए चली जाती है तो वो वापस आ जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, रीजनरेशन का टाइप होता है जो एनिमल्स में देखने को मिलता है, जिसमें एग्जाम्पल दिया स्टारफिश और लिजार्ड के बारे में। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, बिल्कुल समझ में आ गया। अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया तो डेफिनेटली आप
कमेंट सेक्शन में आपका क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं आपको डेफिनेटली वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो आपको मैंने बताया था टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल में पढ़ लिया। एसेक्सुअल में क्या होता है, कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती है जिसके द्वारा हम जो एक जीव होता है वो नए जीव का निर्माण करता है, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा, उनमें ह्यूमन बींग्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, ठीक है ना, और जितने भी एनिमल्स होते हैं वो आते हैं, जिसमें क्या होता है बेटा मेल और फीमेल पेरेंट्स होते हैं, उनके यहाँ गैमेट्स बनते हैं, वो फर्टिलाइज होते हैं और उनसे नए जीवों का निर्माण होता है, ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन विच गैमेट्स आर फॉर्म्ड, गैमेट्स बनते हैं जो बनते हैं और म्यूसिस के द्वारा आप में मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है ना, एंड प्लेस टू फॉर्म द प्रोजेनी इज कॉल्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें मेल और फीमेल गैमेट्स बनेंगे, आपस में फ्यूज होंगे, ठीक है ना, एक दूसरे से मिलेंगे, उसके द्वारा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा मिलेंगे और ठीक है, और नए जीव का निर्माण करेंगे, ठीक है। और जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो एग्जाम्पल होता है वो हायर प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं। यहाँ तक समझ में आया आपको? यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया आपको, ठीक है ना, आ गया ना। अगर मान लीजिए आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। तो आपको मैंने बताया था प्लेन एरिया में क्या होता है बेटा, प्लेन एरिया में क्या होता है, प्लेन एरिया में होता है रीजनरेशन। क्या होता है बेटा, रीजनरेशन होता है, ठीक है। प्लेन एरिया में रीजनरेशन में क्या होता है, एक बॉडी पार्ट मान लीजिए डिवाइड हो गया, अब ये बॉडी पार्ट क्या होता है, पिछले बॉडी पार्ट को लेके आ जाएगा, ये पिछला वाला आगे वाले को लेके आ जाएगा, जिससे क्या होता है एक प्लेन एरिया से दो प्लेन एरिया मिलेंगे। ये क्या होगा, रीजनरेशन हो गया। हाइड्रा में क्या होती है बेटा, हाइड्रा और एल्गी जो ऐसे होते हैं इनमें क्या होता है, बडिंग पाई जाती है, मुकुलन प्रोसेस पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा, मुकुलन प्रोसेस पाई जाती है, जिसको बडिंग प्रोसेस बोलते हैं। बडिंग क्या होता है बेटा, इसकी जो पेरेंट स्ट्रक्चर होती है वो डिवाइड हो जाती है, या फिर यहाँ से मान लीजिए एक स्ट्रक्चर निकलती है, ये क्या होता है अलग बन जाता है, ये अलग बन जाता है, ठीक है ना। स्टारफिश होती है, इसमें रीजनरेशन पाया जाता है। मान लीजिए इसकी एक टांग टूट गई, या एक मान लीजिए इसका एक जो आर्म होती है, भुजा होती है, वो अलग हो गई, वो भुजा क्या होती है बेटा, अलग स्टारफिश को बना लेगी, लॉस्ट पार्ट्स को बना लेगी, ठीक है ना। उसी प्रकार हमने बात की थी कुछ एसेक्सुअल स्पोर्स के बारे में। तो बेटा कोनिडिया स्पोर्स जो होते हैं वो एल्गी में पाए जाते हैं। वो एल्गी क्या करते हैं बेटा, ये कोनिडिया स्पोर होते हैं, वो मिट्टी में गिरते हैं, फिर जर्मिनेशन अपने आप को जर्मिनेट करते हैं, ठीक है, फंगाई में पाए जाते हैं। अब मान लीजिए इसमें जाके फिर वापस इस बड़े फंगाई को बना लेते हैं। यहाँ पर तक समझ में आ गया आपको किस प्रकार से रिप्रोडक्शन जो होता है वो टू टाइप्स का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आपके एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप अभी भी मानते हो कि रिप्रोडक्शन इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि क्या होते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो संतान उत्पत्ति करने में अनेबल होते हैं, जैसे कि वर्कर मधुमक्खी जो होती है, वर्कर जो होती है, लेबर टाइप की जो होती है, लेबर बीज जो होती हैं। उसके अलावा कुछ खच्चर जो होते हैं, खच्चर गधे आपने देखे होंगे, ठीक है ना। और कुछ ह्यूमन कपल्स भी जो होते हैं वो कभी भी अपनी संतान उत्पत्ति में असमर्थ होते हैं, ठीक है ना। इस वजह से उनको कहा जाता है कि रिप्रोडक्शन इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। अब बात करते हैं बेटा, यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, तो इनमें आंसर देना आपको। पहला क्वेश्चन होता है बेटा, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कि हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, बॉटनी का फादर कौन कहलाते हैं, और आपको बताना है कि आर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका आंसर देना है। अगर आपका आंसर यस है तो उसको बताना है क्यों है। अगर मान लीजिए आपका आंसर नो है तो फिर भी बताना है कि नो क्यों है, और इसका आपको एक्सप्लेन करना है। कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए मुझे, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन जो ज़्यादा अच्छे से आंसर देगा उसको डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में, उसको लाइव क्लासेस में उससे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका नाम मैं यहाँ पे अनाउंस करूँगा, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट जो फीचर आता है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो मेटाबॉलिज्म, अब हम इसके बारे में जानेंगे कि मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन जानेंगे, उसके अलावा हम ये जानेंगे कि क्या हम मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग फीचर बता सकते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर बता सकते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए यस सर। अब बात ये कैसे एक मेटाबॉलिज्म बता सकते हैं कि एक डिफाइनिंग फीचर होता है, द सम टोटल ऑफ द ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी। तो मेटाबॉलिज्म को क्या होते हैं, जितनी भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में होती है उसको बोलते हैं बेटा
मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है कि कोई भी हम मान लीजिए खाना खाते हैं, वो डाइजेस्ट होता है, ठीक है, उसका रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन होता है, उससे हमको एनर्जी प्राप्त होती है। तो कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है, किस प्रकार का, कोई ना तो खाना बनाती है ना खाना खाती है, कोई पत्थर है वो बेचारा पड़ा है तो पड़ा ही, उसके अंदर कुछ ही प्रकार का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर एग्जिबिट द मेटाबॉलिज्म। चाहे एक कोशिका का बना हो, चाहे मल्टी सेलुलर मतलब बहुकोशिकीय जीव होता है, या यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टी सेलुलर हो, ठीक है ना। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, सबके सब मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। ठीक है, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शो मेटाबॉलिज्म। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे आप समझ जाइए कि कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, कोई भी निर्जीव जो होता है, वो कभी भी मेटाबॉलिज्म को शो नहीं करता है। उसको बोलते हैं कि अब ये क्या होता है, एक डिफाइनिंग फीचर है। क्या है बेटा, मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है जो ओनली सजीवों में ही पाया जाता है। ठीक है, अब बात करें इन दिस वे मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट हैज नो एक्सेप्शन। इसका कोई अपवाद नहीं है। ग्रोथ में हमने अपवाद देखा कि रेत के टीले बन गए, रिप्रोडक्शन में हमने अपवाद देखा कि खच्चर गधे हैं, उसके अलावा मानव दंपति जो होते हैं, मानव कपल्स जो होते हैं, वो भी कभी अपनी संतान पैदा करने में मतलब सक्षम नहीं होते हैं, तो उस वजह से रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फैक्टर नहीं कहा जा सकता। लेकिन यहाँ पे कोई अपवाद ही नहीं है। आपको पता है कोई खाना खाएगा, वो डाइजेस्ट करेगा, रिएक्शंस होगी, जिससे एनर्जी प्राप्त होगी, उसकी ग्रोथ होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, कोई पत्थर होता है, वो बेचारा कोई रिएक्शन नहीं करता, एक जगह पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म उसके अंदर नहीं होता। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में अंदर कभी भी मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। और ये टू टाइप्स का होता है। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी चीज़ का बनना, तो सिंथेसिस ऑफ द ऑल कंपाउंड, जैसे ग्लूकोज फॉर्मेशन हो गया। उसके अलावा कैटाबॉलिज्म द ब्रेक डाउन ऑफ द मॉलिक्यूल्स टू ऑब्टेन द एनर्जी, ग्लूकोज ब्रेक होगा और हमारे शरीर को एनर्जी प्राप्त होगी। फाइन, तो क्या होता है बेटा, यहाँ पर मेटाबॉलिज्म जो होता है वो एक डिफाइनिंग फीचर होता है। ठीक है, वो एक क्या होता है, डिफाइनिंग फीचर होता है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब बात करते हैं कॉन्शियसनेस क्या होती है। कॉन्शियसनेस आपको मैंने पहले बता दिया है, फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना, मतलब उस चीज को जानना कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अब मान लीजिए मेरे आसपास जिससे यहाँ पर मान लीजिए गर्मी बढ़ने लग जाए, तो मुझे एहसास हो जाएगा, मेरे शरीर में पसीना आने लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होती है, कॉन्शियसनेस होती है, चेतना होती है, जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही पाई जाती है, किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं पाई जाती। तो बेटा इसको बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसके बारे में एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग्स एनवायरनमेंट एंड रेस्पॉन्ड टू दीज इन्वायरमेंट फैक्टर, मतलब एक कैपेबिलिटी होती है कि हम इन्वायरमेंट की सारी चीज़ों को भांप ले, उनको जांच ले, उनको सेंस कर ले, उनको महसूस कर ले और उसके अकॉर्डिंग हम उनको रेस्पॉन्स दें। जिससे सर्दियों में क्या होता है बेटा, हम स्वेटर पहन लेते हैं, ठीक है, गर्मियों में क्या होता है, हम खुले घूमते हैं। तो ये क्या होती है, कॉन्शियसनेस होती है, चेतना होती है, जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है। वी सेंस द फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स। हम जानते हैं कि फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल जो फैक्टर्स होते हैं उनको हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जो मान ली लाइट हो गई, लाइट, वाटर, लाइट, एयर, हीट, कुछ भी होता है वो फिजिकल चीज़ है। केमिकल, मान ली कोई केमिकल हो गया जो हमारे बॉडी को मान लीजिए नुकसान पहुंचाता है। एलर्जी हमको क्यों होती है, जब मान लीजिए कोई मधुमक्खी ने हमको आके काट लिया तो हमको वो जो केमिकल शरीर के अंदर चला गया, उससे हमको सूजन आ गई, तो कॉन्शियसनेस हो गई। हाँ, बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, हम सारे हमारे आसपास की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, प्लांट्स ऑल्सो सेंस दी एंड रेस्पॉन्ड एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर एंड टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, पोल्यूटेंट्स। ओके, प्लांट्स भी जो होते हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं, वो क्या करते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं, वो भी पहचानते हैं, उनके अंदर भी कॉन्शियसनेस पाई जाती है। कभी आपने देखा होगा कि मान लीजिए किसी फसल को कीड़ा लग चुका है तो वो फसल बर्बाद हो जाती है, उसकी पत्तियां काली पड़ जाती है। ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो उसके पत्ते थोड़े जल जाते हैं, सूख जाते हैं। तो ये क्या होता है बेटा, एक तरह की कॉन्शियसनेस होती है। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस बोलते हैं, जो ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेल्फ कॉन्शियसनेस इज प्रेजेंट ओनली ह्यूमन बीइंग्स।
सेल्फ कॉन्शियस स्वचेतना जो पाई जाती है केवल मानव में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि एक कोमा पेशेंट होता है, उसका शरीर बिल्कुल रुका हुआ रहता है, लेकिन उसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस ये होती है कि उसकी शरीर की जो हार्ट बीट है वो चलती रहती है, शरीर की जो अंदर केमिकल एक्टिविटी जो वो चलती रहती है, ठीक है ना। वो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन उसकी जो अंदर जो केमिकल एक्शंस हैं और जो भी रिएक्शंस हैं, जो भी इसका जो सेंस पार्ट है वो काम करता रहेगा। उसे बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस, जो किसी में प्रेजेंट होती है ओनली ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब हम बात मान सकते हैं कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे आपको मैंने एग्जांपल बताया, गर्मी के दिनों में हम क्या करते हैं बेटा, गर्मी के दिनों में हम करते हैं कि जैसे खुले हो गए और बिल्कुल खुले आकाश में घूमते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल हमको कोई स्वेटर नहीं पहनना होता है। तो ये सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है जो ह्यूमन बींग्स पाई जाती है, ठीक है ना। और विंटर सीजन आ गया, सर्दियाँ आ गई, तो हम क्या करेंगे बेटा, ऊनी कपड़े पहनने लग जाएंगे। क्या? देख, ऊनी कपड़े पहनने लग जाए। तो ये सेल्फ कॉन्शियसनेस का ये उदाहरण है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक डिफाइनिंग फीचर होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ओनली शोड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि सेल क्या होती है। सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। वी विल डिस्कस इन मोर डिटेल्स इन द कमिंग लेक्चर्स अबाउट द सेल डिवीजन, सेल बायोलॉजी। ओके, वो जो चैप्टर पढ़ेंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तब आपको सेल के बारे में और डिटेल्स में बताया जाएगा, ठीक है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमको पढ़ना है बेटा कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ दिस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। वेरी गुड, वेरी गुड। ये लाइन आपको याद रखनी है। ये बेसिक फंडामेंटल यूनिट होती है, इसी से सभी जीवों का निर्माण होता है। ये डिवाइड होती है, वो शरीर में वृद्धि होती है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि सेल जो होती है वो किस प्रकार से एक बॉडी फॉर्मेशन करती है, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। वेरी गुड, ये हम जानते हैं। अब क्या होती है, सेल्स होती है वो मिलकर क्या बनाती है बेटा, टिश्यू बनाती है। क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है। और टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, ऑर्गन्स बनाते हैं। और ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, कंप्लीट बॉडी का निर्माण करते हैं। तो इस जो सीरीज होती है, ये जो सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड बॉडी, ये जो सीरीज होती है इसको बोलते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और ये पाया जाता है ओनली इन द लिविंग बींग्स के अंदर पाया जाता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर दी सेल्फ रेप्लिकेटिंग। आपको कुछ और ऐसे कैरेक्टर्स बताते हैं जो डिफाइन करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही पाए जाते हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर दी सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, इंटरेक्टिव सिस्टम्स कैपेबल ऑफ द रेस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुली, एडेप्टेशन एंड होमियोस्टेसिस। एडेप्टेशन क्या होता है, अपने वातावरण के अनुकूल बन जाना। होमियोस्टेसिस का मतलब क्या होता है, अपने शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करना कि बाहर चाहे कौन सी परिस्थितियां हो, ठीक है ना। इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द लिविंग बीइंग्स। फाइन। तो आज के लेक्चर में ये चीज बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं कि डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, ठीक है ना। अब बेटा बात करते हैं यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, कि अगर मान लीजिए आपको इस लेक्चर में कुछ भी समझ में नहीं आया, डेफिनेटली समझ में तो आया होगा। अगर मान लीजिए आपको कोई डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए मिस्टर मोनो को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके उतना आपके जो फ्रेंड्स हैं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आप शेयर कीजिए, तो उनकी भी हेल्प होगी। और लाइक कीजिए, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।